कंसंट्रेशन में भी हमको क्या देखने को चेंजेस देखने को मिलता है। तो T1 टाइम पर मैंने ये मेजर किया कि कंसंट्रेशन में जो चेंजेस आया है वो कैसा चेंजेस है, C1 चेंजेस है, ठीक है। आफ्टर सम टाइम के बाद मैं ये देखती हूँ कि उतना ही टाइम, मतलब पहले मैंने 5 मिनट का डिस्टेंस लिया, इसके बाद मैं सेम इक्वल टाइम का क्या ले रही हूँ, डिस्टेंस ले रही हूँ। देखिए इसमें बताया गया है इक्वल डिस्टेंस आपको लेना है टाइम का 2 पॉइंट्स में। तो मैंने यहाँ पर कौन सा टाइम ले लिया, T2 टाइम ले लिया, मतलब फिर से मैंने कितना ले लिया, 10 मिनट ले लिया। 5 मिनट यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस और 5 मिनट यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस हो गया, ठीक है। अब देखा मैंने ये कि जब इनिशियली रिएक्शन स्टार्ट करते हैं, जब हमारा कंसंट्रेशन कैसा होता है, मोर होता है। यहाँ पर कंसंट्रेशन क्या है, मोर है। और जैसे ही T1 टाइम तक हम पहुंचते हैं तो सारे रिएक्टेंट अपने बॉन्ड को ब्रेक करके T1 टाइम के बाद क्या बनाना स्टार्ट कर देते हैं, प्रोडक्ट बनाना स्टार्ट कर देते हैं। तो जो रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन है वो क्या हो जाता है, C1 हो जाता है, ठीक है। और इतने ही टाइम के बाद हम फिर से कंसंट्रेशन को चेक करते हैं प्रोडक्ट का सेम टाइम के बाद, तो हमको जो कंसंट्रेशन मिलता है वो कैसा होता है, C2 कंसंट्रेशन मिलता है। मतलब यहाँ पर जो कंसंट्रेशन है रिएक्टेंट का और यहाँ पे जो कंसंट्रेशन है रिएक्टेंट का, दोनों का डिफरेंट होगा। यहाँ पर कंसंट्रेशन क्या है, ज्यादा है, मैं यहाँ पर लिख सकती हूँ मोर कंसंट्रेशन एट अ T1 टाइम। और यहाँ पर T2 टाइम पे जो कंसंट्रेशन है वो कैसा हो गया, लेस हो गया, ठीक है। तो इससे ये पता चल रहा है कि अगर कंसंट्रेशन मोर से लेस में कन्वर्ट हो रहा है, मतलब ये रिएक्टेंट हमारा किस में कन्वर्ट हो रहा है, प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है। ये बात हमको पता चल गई। और इसी हिसाब से ये कंक्लूजन निकाला गया कि विथ रेस्पेक्ट टू अ टाइम, जब कोई केमिकल रिएक्शन हम करवाते हैं तो होता क्या है, जो रिएक्टेंट है वो किस में कन्वर्ट होता जाता है, प्रोडक्ट में कन्वर्ट होता जाता है। और एक पर्टिकुलर टाइम इंटरवल के बाद उसके कंसंट्रेशन में क्या आते जाता है, चेंजेस आते जाता है। और ये चेंजेस आपको दिखेगा कैसे, इस वाले ग्राफ में, ठीक है। ये जो ग्राफ है, ये यहाँ पे जो ग्राफ आप देख रहे हो, ये जो ग्राफ है यहाँ पर, ये स्लोप जो हमको मिला है, ये स्लोप, हाँ, ये जो स्लोप है यहाँ से क्या होता जा रहा है, डिक्रीज होता जा रहा है। ये स्लोप आप देख रहे हैं, ये स्लोप डिक्रीज होता जा रहा है। मतलब मैं इसको क्या बोलूंगी, ये मेरे लिए नेगेटिव स्लोप है, ठीक है, नेगेटिव स्लोप मेरे को मिला है। लेकिन यहाँ पर अगर आप देखोगे तो ये क्या होता जा रहा है, इंक्रीज होता जा रहा है। तो ये कैसा स्लोप है, पॉजिटिव स्लोप है। पॉजिटिव स्लोप मतलब यहाँ पर प्रोडक्ट का जो कंसंट्रेशन है वो क्या होता जा रहा है, इंक्रीज होता जा रहा है। क्योंकि प्रोडक्ट पहले कुछ भी नहीं था, लेकिन जैसे जैसे टाइम बीतता जा रहा है प्रोडक्ट मेरा बनता जा रहा है और रिएक्टेंट मेरा कम होता जा रहा है। तो इस वजह से जो हमारा कंसंट्रेशन और टाइम का जो ग्राफ आता है रिएक्टेंट का इन एनी केमिकल रिएक्शन, वो डिक्रीज होता जाता है, जो कि नेगेटिव स्लोप को डिनोट करता है। और प्रोडक्ट का जो स्लोप आता है वो पॉजिटिव होता है, ठीक है। तो इस पॉजिटिव स्लोप में देखिए हमारे पास इसमें भी कितने एक्सिस है, 2 एक्सिस है। एवरेज रेट को बता रहे हैं ये, कि यहाँ पर हमने जो देखा था इंस्टेंटेनियस रेट, की किस टाइम पर उसने क्या किया, प्रोडक्ट को बनाना स्टार्ट किया, उसके बारे में हमने देखा, ठीक है। और यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं, यहाँ पर हम ये देख रहे हैं कि कब पूरा प्रोडक्ट हमारा किस में कन्वर्ट हो गया, जो रिएक्टेंट है वो पूरे के पूरे प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो गए, वो चीज हम यहाँ पे देख रहे हैं, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर ये जो X1 और X2 आपको कंसंट्रेशन दिख रहा है, ये किसको बता रहा है, यहाँ पे प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन को बता रहा है। P यहाँ पे रिप्रेजेंट नहीं किया गया, देखिए बाद में बताया गया है ये प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन। तो T1 टाइम पर जो कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट था वो क्या था, X1 था। और T2 टाइम पर जो प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन है वो क्या है, X2 है। अब इस ग्राफ में देखो, जो X1 है और X2 की वैल्यू है, इसका जो कंसंट्रेशन है वो कैसा हुआ है, इंक्रीज हुआ है। और यहाँ पर C1 और C2 का कंसंट्रेशन क्या हुआ है, डिक्रीज हुआ है। इस बात को याद रखिएगा। तो यहाँ पर इस X1 से X2 का जो चेंज होगा,
जो चेंज होगा आपका, उसको आप किससे रिप्रेजेंट कर सकते हो? डेल एक्स से रिप्रेजेंट कर सकते हो। और इस डेल एक्स में चेंजेस किसकी वजह से आया है? विथ रेस्पेक्ट टू अ टाइम की वजह से आया है। ठीक है, तो इस वजह से यहाँ पर हमको जो चेंजेस या जो ये स्लोप मिला है, ये कैसा स्लोप मिला है? पॉजिटिव स्लोप मिला है, क्योंकि यहाँ पर इसका कंसंट्रेशन क्या होता जा रहा है? बढ़ता जा रहा है। जबकि यहाँ पर जो C1 और C2 का कंसंट्रेशन है वो कैसा होता जा रहा है? डिक्रीज होता जा रहा है। और इसका कंसंट्रेशन हमको कैसा मिलेगा? नेगेटिव फॉर्म में मिलेगा। ठीक, तो आपको क्लियर हो गया होगा कि कैसे जो रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन है वो डिक्रीज होता जाता है और प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन इंक्रीज होता जाता है। ये जो ग्राफ है किसके बीच में बना है पूछा जाएगा, तो ये कंसंट्रेशन और किसके बीच में बना है? टाइम के बीच में, जिसमें जो प्रोडक्ट है उसका कंसंट्रेशन क्या होता है? रिएक्टेंट का डिक्रीज होता जाता है, और जो हमारा प्रोडक्ट है उसका कंसंट्रेशन क्या होता जाता है? इंक्रीज होता जाता है। इस वजह से इसमें हमको पॉजिटिव स्लोप मिलता है और इसमें हमको क्या मिलता है? नेगेटिव स्लोप मिलता है। ठीक है, चलिए अब हम हमारा नेक्स्ट टॉपिक देख लेते हैं कि किसी केमिकल इक्वेशन में अगर हमसे पूछा जाएगा कि रेट ऑफ रिएक्शन कैसा है तो उसको हम कैसे पता करेंगे। ये तो हमने जो हमारा ग्राफ था उस ग्राफ के बारे में डिस्कस किया। सॉरी, हाँ, तो देखिए नेक्स्ट में आपको कैसे आप आइडेंटिफाई करोगे किसी केमिकल रिएक्शन में नेगेटिव और पॉजिटिव स्लोप। आपको अगर लिखने बोला जाएगा तो इंस्टेंटेनियस रेट का और जो आपका एवरेज रेट होता है दोनों का ही स्लोप सेम आता है। आपने देखा होगा जो इंस्टेंटेनियस रेट होता है उसमें रिएक्टेंट का जो स्लोप आएगा वो नेगेटिव आएगा और प्रोडक्ट का जो स्लोप आएगा वो पॉजिटिव आएगा। सेम एज ऐसा ही हमको एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन भी मिलता है कि जो रिएक्टेंट का हमारा स्लोप है वो नेगेटिव आता है और प्रोडक्ट का क्या आता है? पॉजिटिव आता है। तो उसका रिप्रेजेंटेशन है। फर्क क्या होता है? अगर इंस्टेंटेनियस रेट बोला जाता है तो वो काफी कम चेंजेस को बता रहा है, जिसकी वजह से हम डेल की जगह पर क्या यूज करते हैं? स्मॉल डी यूज करते हैं। ठीक है, ये किसके लिए हम यूज करेंगे? इंस्टेंटेनियस रेट के लिए। और ये जो है डेल जो है हम ये किसके लिए यूज करेंगे? एवरेज रेट में जो चेंजेस आता है उसके लिए यूज करेंगे। ठीक है, तो इन दोनों में अगर आपको डिफरेंस पता हो तो आप आसानी से इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन किसी भी केमिकल रिएक्शन का लिख सकते हो और उसका स्लोप भी बता सकते हो और एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन आप बता सकते हो। जैसे सपोज यहाँ पर अगर मुझसे पूछा जाए एक केमिकल रिएक्शन यहाँ पे दिया गया है, देखिए जो PCl5 है वो कन्वर्ट हो रहा है किसमें? PCl3 में। ये आपको दिख रहा होगा, ये जो PCl5 है ये डिसोसिएट हो रहा है PCl3 पे और किस पे? Cl2 पे डिसोसिएट हो रहा है। तो देखो यहाँ पर मेरे पास कितने प्रोडक्ट है? 2 प्रोडक्ट है। तो इनिशियली अगर मुझे बोला जाए कि इंस्टेंटेनियस इसका रेट क्या होगा तो आप इसको कैसे लिखोगे? जो रेट आपका इंस्टेंटेनियस होगा इज इक्वल आप करोगे डी और यहाँ पे आप क्या लिख दोगे? जो आपका रिएक्टेंट का रेट है, मतलब PCl5 लिखोगे अपॉन क्या लिखोगे? डी टी। और ये किस फॉर्म पे होगा? नेगेटिव फॉर्म पे होगा। या फिर आपसे ये पूछा जाएगा कि प्रोडक्ट का इंस्टेंटेनियस रेट क्या होगा तो आप उसको क्या लिख दोगे? डी लिखोगे, देन यहाँ पे आप क्या लिख दोगे? PCl3 और विथ रेस्पेक्ट टू dt आप यहाँ पे ये लिख दोगे। ठीक, और आपसे पूछा जाएगा कि इन दिस रिएक्शन इन इंस्टेंटेनियस रेट जो स्लोप होगा आपके रिएक्टेंट का वो कैसा होगा पूछा जाएगा। तो आपका आंसर क्या होगा? स्लोप ऑफ दैट रिएक्शन आर नेगेटिव फॉर रिएक्टेंट एंड पॉजिटिव फॉर क्या लिखोगे आप? प्रोडक्ट लिखोगे। ठीक है, तो किसी केमिकल रिएक्शन का अगर आपसे स्लोप पूछा जाता है तो कब नेगेटिव और कब पॉजिटिव लिखोगे? आपको क्लियर हो गया होगा। ऑलवेज रिएक्टेंट का जो स्लोप आएगा वो नेगेटिव आएगा और प्रोडक्ट का जो स्लोप आएगा वो पॉजिटिव आएगा। उसी चीज को यहाँ पे रिप्रेजेंट किया गया है। और अगर मुझे बोला जाता कि एवरेज रेट के बारे में बोला जाता तो एवरेज रेट के लिए मैं क्या करती? इस स्मॉल डी की जगह मैं क्या लिख देती? के लिए यहाँ पर हमारा क्या हो जाता? एवरेज रेट। यहाँ पे
आप AVG लिखोगे एवरेज हो जाएगा, ये आपका डेल हो जाएगा, यहाँ पे भी डेल आ जाएगा, ये आपका डेल और यहाँ पे भी डेल टी आ जाएगा। ठीक है, तो ये हम रिप्रेजेंट करते हैं किसके लिए, एवरेज रेट के लिए। ठीक, ऐसा ही अदर एक एग्जांपल N2O5 का बताया गया है, इसमें उसका मोलर कंसंट्रेशन दिया हुआ है। अगर आप पावर के फॉर्म पे नहीं लिखते उसको, तो हम उसका क्या ले लेते हैं, नेगेटिव फॉर्म पे हम उसका स्टाइकियोमेट्रिक रेशियो ले लेते हैं, मैंने आपको बताया था ये। मैम वॉइस नहीं आ रही आपकी। अब आ रही है? यस मैम। हाँ, सॉरी मैंने म्यूट कर दिया था ना, इसलिए नहीं आ रही। हाँ, तो देखिए मैंने ये बोला कि अगर हमको मोल ना दिया हुआ हो तो हम क्या करते हैं, नॉर्मली इस फॉर्म पे इसको लिख देते हैं, और अगर मोल गिव किया गया हो तो उसको इस फॉर्म पे लिखा जाता है, मैंने बताया था आपको। और ये हम तब करते हैं जब पावर पे कोई वैल्यू हमको दी हुई हो, तो इसको लिखने का तरीका हम इस फॉर्म पे भी लिख सकते हैं। जैसे ये यहाँ पे 2N2O5 दिया हुआ है, अगर एवरेज रेट इसका मुझे निकालने बोला जाए तो N2O5, और इस पे पावर पे आप क्या लिख दोगे, 2 लिख दोगे अपॉन डेल टी। अब ये रिएक्टेंट है तो सामने क्या लग जाएगा, नेगेटिव। अब इसी चीज को आप किस फॉर्म पे लिख सकते हो, उसके स्टाइकियोमेट्रिक रेशियो में अगर आपको लिखना है तो आप इसको इस फॉर्म पे लिख सकते हो, क्योंकि यहाँ पर स्टाइकियोमेट्रिक जो रेशियो है उस फॉर्म में ये जो पावर है 2 वो नीचे आ जाएगा, और इस हिसाब से इसको हम इस फॉर्म पे लिख सकते हैं। डेल ये हमारा क्या हो जाएगा, N2O5 अपॉन क्या हो जाएगा, डेल टी हो जाएगा। ठीक है, तो ये हम करते हैं जब हमको मोल क्या किया गया हो, गिव किया गया हो। और अगर मोल गिव ना किया गया हो तो पहले जैसे मैंने आपको बताया था, आपको वैसे ही लिखना पड़ेगा। ठीक, इंस्टेंटेनियस रेट हो तो स्मॉल डी, और एवरेज रेट हो तो कैपिटल डेल का यूज, और मोल गिव किया गया हो तो उसके स्टाइकियोमेट्रिक रेशियो के साथ उसका रिप्रेजेंटेशन किया जाता है। ठीक है, चाहे आप पावर पे लेके करो या फिर आप उसको रेशियो के फॉर्म पे लेके भी रिप्रेजेंट कर सकते हो। ठीक, नेक्स्ट टॉपिक यहाँ पे बताया जा रहा है फैक्टर विच इन्फ्लुएंस रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन। कुछ फैक्टर्स यहाँ पे बताए गए हैं, और वो फैक्टर्स क्या करते हैं, रेट ऑफ रिएक्शन में चेंजेस अपीयर करते हैं। कैसे चेंजेस अपीयर करते हैं, देखिए। हाँ, तो देखिए कैसे रेट ऑफ रिएक्शन में कौन कौन से फैक्टर्स इफेक्ट करते हैं। तो सबसे पहले बताया गया है रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन अफेक्ट करता है, टेम्परेचर अफेक्ट करता है, इसके अलावा कैटलिस्ट और सरफेस एरिया और प्रेशर ऑफ द रिएक्शन, नेचर ऑफ रिएक्टेंट, और रेडिएशन का भी इफेक्ट पड़ता है, और पीएच ऑफ सॉल्यूशन का भी इफेक्ट पड़ता है। एक एक करके सारे फैक्टर्स के बारे में देख लेते हैं, जिसमें सबसे पहला फैक्टर देखिए बताया गया है रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन। अब देखो, आपके रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन अगर ज्यादा है तो उससे प्रोडक्ट भी आपका क्या होगा, ज्यादा बनेगा। तो जैसे जैसे आपके रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन इंक्रीज होता जाता है, वैसे वैसे आपका रेट ऑफ रिएक्शन भी क्या होता जाएगा, इंक्रीज होता जाएगा। इंक्रीज क्यों, क्योंकि देखो कंसंट्रेशन इंक्रीज होने का मतलब है कि उस
केमिकल में जो आपने लिया है एज अ रिएक्टेंट, उसमें नंबर ऑफ पार्टिकल्स क्या होते जा रहे हैं, बढ़ते जा रहे हैं। तो अगर वो नंबर ऑफ पार्टिकल्स बढ़ते जाएंगे तो उनके रिएक्ट करने की जो रेट है वो क्या होती जाएगी, वो भी बढ़ती जाएगी। तो इस वजह से बोला गया है कि अगर आप रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन को इंक्रीज करते जाते हो तो जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो भी क्या होता जाता है, इंक्रीज होता जाता है। ठीक है, लेकिन नेक्स्ट यहाँ पे बताया गया है टेम्परेचर। आप सभी जानते हैं कि टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो रिएक्शन का रेट इंक्रीज होगा ही, क्योंकि टेम्परेचर इंक्रीज करने पर जो काइनेटिक एनर्जी होती है केमिकल्स की या मॉलिक्यूल्स की, वो भी क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है। और अगर मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हो रही है मतलब उनमें कोलिजन बढ़ रहा है, कोलिजन बढ़ रहा है तो रेट ऑफ रिएक्शन भी क्या होता जाएगा, बढ़ता जाएगा। बट इन केस ऑफ, देखिए एज एग्जांपल इसमें बताया गया है कि अगर किसी केमिकल रिएक्शन का हम टेम्परेचर 10 डिग्री सेल्सियस तक राइज कर देते हैं तो उसका जो काइनेटिक एनर्जी है उस केमिकल रिएक्शन का या फिर रेट ऑफ रिएक्शन है वो जनरली क्या हो जाता है, डबल जाता है। ये जो क्वेश्चन है ये 2019 के शायद एग्जाम में पूछा गया था। आपका ये जो क्वेश्चन यहाँ पे आया है, 10 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर अगर राइज करते हैं आप तो टेम्परेचर कितना इंक्रीज होता है। तो ये टेम्परेचर देखिए यहाँ पे बताया गया है कि अगर हम किसी भी केमिकल रिएक्शन में 10 डिग्री सेल्सियस तक का टेम्परेचर राइज करते हैं तो उसका रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जाता है, लगभग डबल हो जाता है, क्योंकि उस केमिकल रिएक्शन की जो काइनेटिक एनर्जी है वो बढ़ जाती है और काइनेटिक एनर्जी बढ़ने की वजह से कोलिजन बढ़ेगा और कोलिजन बढ़ेगा तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता जाएगा, बढ़ता जाएगा। लेकिन इसमें भी रिएक्शन के टाइप्स होते हैं, जैसे एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है, एक एंडोथर्मिक रिएक्शन होता है। एक्सोथर्मिक रिएक्शन ये क्या करता है, हीट को रिलीज करता है, मतलब जितना टेम्परेचर उसको आप दोगे उतने टेम्परेचर को या उससे डबल टेम्परेचर को वो कोलिजन के थ्रू क्या करता जाएगा, एमिट करता जाएगा, जिससे उसमें रेट ऑफ रिएक्शन डिक्रीज होता जाता है। लेकिन अगर आप क्या करते जाते हो, एंडोथर्मिक रिएक्शन में टेम्परेचर बढ़ाते जाते हो तो एंडोथर्मिक रिएक्शन हीट को क्या करता है, एब्जॉर्ब करता है, जिसकी वजह से जो हमारा रिएक्शन का रेट है वो क्या होता जाएगा, इंक्रीज होता जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे बताया गया है प्रेजेंस ऑफ कैटालिस्ट। कैटालिस्ट जो होते हैं वो रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज भी कर सकते हैं और साथ में डिक्रीज भी कर सकते हैं। ये डिपेंड करता है कि वो जो कैटालिस्ट है केमिकल रिएक्शन में वो किस टाइप का चेंज क्या कर रहा है, शो कर रहा है। ठीक है, मतलब अगर आपका कैटालिस्ट मान लो पॉजिटिव है, क्योंकि किसी किसी कैटालिस्ट में क्या होता है, पॉइजनस मटेरियल भी प्रेजेंट होते हैं और वो पॉइजनस मटेरियल क्या होते हैं, केमिकल रिएक्शन को रेजिस्ट कर देते हैं। तो अगर आपका कैटलिस्ट पॉजिटिव है तो वो रेट ऑफ रिएक्शन को क्या कर देता है, डिक्रीज कर देता है। और अगर आपका कैटलिस्ट नेगेटिव है तो वो रेट ऑफ रिएक्शन को क्या कर देता है, बढ़ा देता है, क्योंकि नेगेटिव कैटलिस्ट से किसी भी केमिकल रिएक्शन की जो एक्टिवेशन एनर्जी की वैल्यू होती है वो बढ़ जाती है। ठीक है, और अगर वो बढ़ गई, एक्टिवेशन एनर्जी की जो वैल्यू है अगर वो बढ़ गई तो जो रेट ऑफ रिएक्शन होता है हमारा वो क्या होता जाएगा, कम होता जाता है। इस बात को याद रखिएगा। तो कैटलिस्ट हमारा क्या करेगा, अगर वो रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज भी कर सकता है, डिक्रीज भी कर सकता है, डिपेंड करता है कि वो किस टाइप का कैटलिस्ट है, पॉजिटिव कैटलिस्ट है या नेगेटिव कैटलिस्ट है। पॉजिटिव कैटलिस्ट क्या करते हैं, रेट ऑफ रिएक्शन को डिक्रीज कर देते हैं और जो नेगेटिव कैटलिस्ट होते हैं वो रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज कर देते हैं। नहीं नहीं, ऐसे नहीं, एक्टिवेशन एनर्जी, रुकिए। हाँ देखिए, अगर आपका कैटलिस्ट कैसा है, मैंने बोला अगर आपका कैटलिस्ट पॉजिटिव है, पॉजिटिव कैटलिस्ट, तो पॉजिटिव कैटलिस्ट से हमारा जो एक्टिवेशन एनर्जी है, एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ रिएक्शन, एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ रिएक्शन वो क्या हो जाती है, कम हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है। ठीक है, अगर कैटलिस्ट कैसा है, पॉजिटिव है, तो एक्टिवेशन एनर्जी क्या हो गई, डिक्रीज हो गई। अगर एक्टिवेशन एनर्जी डिक्रीज हो गई तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा।
ठीक है, मतलब पॉजिटिव कैटलिस्ट रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ा रहा है, क्योंकि उस टाइम पर एक्टिवेशन एनर्जी क्या कर रही है, डिक्रीज हो रही है। ठीक, लेकिन अगर आपका कैटलिस्ट कैसा है, नेगेटिव है, कैटलिस्ट कैसा है, नेगेटिव है, तो नेगेटिव कैटलिस्ट एक्टिवेशन एनर्जी को बढ़ा देता है किसी भी केमिकल रिएक्शन से, जिससे हमारा जो केमिकल रिएक्शन का रेट होता है वो क्या हो जाता है, डिक्रीज होता जाता है। मतलब पॉजिटिव कैटलिस्ट रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ाते हैं, जबकि नेगेटिव कैटलिस्ट रेट ऑफ रिएक्शन को क्या करते जाते हैं, डिक्रीज करते जाते हैं। वो चीज यहाँ पे बताई गई है। और एज अ एग्जाम्पल हाइड्रोलिसिस ऑफ इथाइल एसीटेट के बारे में बताया गया है कि इथाइल एसीटेट में H पॉजिटिव जो एक स्ट्रॉन्ग एसिड है वो एक कैटलिस्ट का वर्क करता है, और इस हाइड्रोलिसिस प्रोसेस में ये क्या करता है, रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ा देता है। और हमारे एसीटेट के हाइड्रोलिसिस ऑफ इथाइल एसीटेट, एसीटेट का जब हाइड्रोलिसिस का प्रोसेस होता है तो एसिटिक एसिड और इथेनॉल जो है वो काफी आसानी से बन जाते हैं। ठीक, और स्ट्रॉन्ग एसिड है, मतलब एक तरीके का ये क्या हो जाएगा, हमारे लिए पॉजिटिव कैटलिस्ट हो जाएगा। तो पॉजिटिव कैटलिस्ट रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ाते हैं, नेगेटिव कैटलिस्ट रेट ऑफ रिएक्शन को घटाते हैं, क्योंकि पॉजिटिव कैटलिस्ट जो एक्टिवेशन एनर्जी है किसी भी केमिकल रिएक्शन का उसको क्या कर देता है, डिक्रीज कर देता है, डिक्रीज। जबकि जो नेगेटिव कैटलिस्ट है वो एक्टिवेशन एनर्जी को बढ़ा देता है, जिससे रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है। ठीक, इसके बाद नेक्स्ट यहाँ पे बताया जा रहा है सरफेस एरिया ऑफ रिएक्टेंट। जैसे आपने सॉलिड रिएक्टेंट लिया है तो उसका जो सरफेस एरिया होगा वो ज्यादा होगा, तो उसमें कोलिजन ज्यादा होगा, और उसमें कोलिजन ज्यादा होगा तो रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ेगा। तो अगर सरफेस एरिया हमारा इंक्रीज होता जाएगा तो रेट ऑफ रिएक्शन भी क्या होता जाएगा, इंक्रीज होता जाएगा। नेक्स्ट है प्रेशर ऑफ द रिएक्शन। प्रेशर कैसे होता है, देखिए रेट ऑफ रिएक्शन ये सिर्फ किसके लिए एप्लीकेबल है, गैसियस रिएक्शन के लिए एप्लीकेबल है, जिसमें आपका जो रिएक्टेंट होगा वो गैसियस स्टेट में होगा, और आपका जो प्रोडक्ट है वो भी कौन से स्टेट में होगा, वो भी गैसियस स्टेट में होगा। एज अ एग्जांपल यहाँ पे बताया गया है N2 और 3H2, मतलब नाइट्रोजन का रिएक्शन हमने किसके साथ कराया, हाइड्रोजन के साथ कराया। यहाँ पर N2 हमारा नाइट्रोजन गैस है, H2 हाइड्रोजन गैस है, दोनों मिलके अमोनिया गैस को क्या कर रहे हैं, फॉर्म कर रहे हैं। ठीक है, तो इसमें नंबर ऑफ अगर मोल्स की बात की जाए तो इसमें हमारे पास 3 मोल ऑफ रिएक्टेंट, 1 मोल ऑफ नाइट्रोजन गैस है, और 2 मोल ऑफ क्या प्रेजेंट है, अमोनिया गैस है। तो जैसे जैसे हमारा नंबर ऑफ मोल कैसा होता जाता है, डिक्रीज होता जाता है प्रोडक्ट के बनने पर, तो वैसे वैसे हमारा जो रेट ऑफ रिएक्शन होता जाता है उसमें हाई प्रेशर जनरेट होता है, और उस हाई प्रेशर की वजह से जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो कैसी होती जाएगी, इंक्रीज होती जाएगी। नेक्स्ट यहाँ पे बताया जा रहा है नेचर ऑफ रिएक्टेंट। तो रिएक्टेंट का नेचर कैसा है, क्योंकि कोई हाईली रिएक्टिव होगा, कोई काफी लेस रिएक्टिव होगा, तो हाईली रिएक्टिव रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ाएंगे, जो लेस रिएक्टिव होंगे उस टाइम पर हमारा रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जाता है, कम हो जाता है। ठीक है, इस तरीके से रेडिएशन इफेक्ट करते हैं। लाइट के प्रेजेंस में कोई रिएक्शन होती है तो वो लाइट के प्रेजेंस होने पर वो रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ती जाती है, और वही लाइट प्रेजेंट ना हो तो रेट ऑफ रिएक्शन डिक्रीज होती जाती है। इसके अलावा पीएच वैल्यू जो होते हैं, पीएच वैल्यू किसी सॉल्यूशन के, वो भी रेट ऑफ रिएक्शन को चेंज करने की क्या रखते हैं, एबिलिटी रखते हैं, और उसके थ्रू रेट ऑफ रिएक्शन हमारा डिक्रीज भी हो सकता है और इंक्रीज भी हो सकता है। तो ये नॉर्मल कुछ फैक्टर्स थे जो किसी केमिकल रिएक्शन पे कैसे अफेक्ट करते हैं, उनके इंक्रीज या डिक्रीज होने पर केमिकल रिएक्शन में क्या चेंज होता है वो यहाँ पे बताया गया है। कल के टॉपिक में हम डिपेंडेंस ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन ऑन कंसंट्रेशन उसके बारे में डिस्कस करेंगे कि रेट ऑफ रिएक्शन पे जो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन है वो कैसे डिपेंड करता है। ठीक है, तो आज की क्लास हम यहीं पे खत्म करते हैं। मैम प्रेशर ऑफ रिएक्शन समझ नहीं आया। प्रेशर ऑफ रिएक्शन देखो, आपने कोई क्लोज्ड कंटेनर लिया, अब क्लोज्ड कंटेनर में मान लो गैस प्रेजेंट है, ठीक है, मान लो ऐसे क्लोज्ड कंटेनर लिया, क्लोज्ड कंटेनर पे यहाँ पे आपने एक पिस्टन लगाया, और इस पिस्टन से आप क्या लगा रहे हो, प्रेशर लगा रहे हो। जब इतना एरिया था तब तक क्या थे, गैस दूर दूर थे, गैस के पार्टिकल दूर दूर थे। ठीक है, अब क्या करोगे, पिस्टन से प्रेशर अप्लाई करोगे, प्रेशर अप्लाई करोगे तो पार्टिकल क्या हो जाएंगे, डेंस हो जाएंगे।
डेंस हो जाएंगे तो उनका जो कोलिजन का रेट है वो क्या हो जाएगा, इंक्रीज होता जाएगा। अगर वो इंक्रीज हो रहा है तो जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो भी क्या होता जाएगा, इंक्रीज होता जाएगा। क्लियर है? यस मैम। हाँ।